तो टेस्ट नंबर 14 है PSIR का। देखिए आज का टॉपिक जो है ना सब सिमिलर हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन एक बार बताऊंगा और उसको हर चीज़ में अप्लाई कर देना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है distinguish between the compulsory and voluntary provision of 73rd constitutional amendment and explain why this distinction matter for devolution। तो क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि 73rd में दो प्रोविजन बनाए गए हैं, एक है कंपल्सरी और एक है वॉलंटरी, तो उसके बीच का डिफरेंस बताना है। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि ये डिस्टिंक्शन क्यों मैटर करता है, यानी क्यों किया गया है डिस्टिंक्शन, क्या करने की ज़रूरत थी। तो इंट्रोडक्शन तो देखिए क्या है ना, कोई भी अगर पंचायती राज सिस्टम का क्वेश्चन हो तो इंट्रोडक्शन हमेशा आपको यही लिखना है कि आर्टिकल 40 में ऑलरेडी पंचायत की बात की गई थी, पर वो कंपलसरी नहीं था स्टेट के लिए, मतलब वो इन्फोर्सेबल नहीं था। उसी को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए ला गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बस आप यही लिख दीजिए, जो कि पार्ट 9 में मेंशन है। फिर आप लिख देखिए कौन कौन से प्रोविजन इसमें कंपलसरी हैं। तो आपको पता है एक तो ग्राम सभा सबसे पहले है, फिर रेगुलर इलेक्शन होता है, फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन है 5 साल में करवाता है इलेक्शन, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन है, फिर रिजर्वेशन है SC ST और बीमन के लिए। फिर वॉलंटरी में क्या है कि रिजर्वेशन फॉर द OBC, ये वॉलंटरी है। सेकंड है कि जो 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट है वो वॉलंटरी है, वो कंपलसरी नहीं है। फिर सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ये डिस्टिंक्शन क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के पॉलिटिकल बिल पर डिपेंड करता है कि वो इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो इसलिए क्या है ना कि ये जो है ना ये डिस्टिंक्शन मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, बिहार वो तो भाई रिलेक्टेंट है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा पावर लोकल गवर्नमेंट को। भी केरला बोलता है नहीं भाई बराबर दूंगा मैं, तभी तो केरला का मॉडल का एग्जाम्पल दिया जाता है। ये आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना कि स्टेप अच्छा है, बस इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और गांधी का विजन भी यही बोलता है, ग्राम स्वराज, तो आप वहाँ से लिंक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है पेशा एक्ट के प्रोविजन को बताना और एग्जामिन करना, मतलब इसके लिमिटेशंस भी बताना पड़ेगा। तो आपको पता है भाई जो पेशा एक्ट है ना, ये जो है 5th शेड्यूल में अप्लाई किया गया है। इसके बता दीजिए कौन कौन से प्रोविजन है। तो पेशा एक्ट के अंदर ग्राम सभा बना जाएगा शेड्यूल एरिया में, और पूरा फंक्शन वही करेगा, चाहे मैरिज से लेकर के मैरिज, डिवोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, माइनिंग हो गया, लाइसेंस यही देगा पूरा, कोई डिस्प्यूट हो गया यही सॉल्व कर देगा पूरा सिस्टम जो है ना। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि एक फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करता है, और ये पेशा आ गया, तो दोनों के बीच कंफ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और हो भी रहा है। एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश, ये भी हुआ था केस ये। तो देखिए क्या है ना कि ये हो गया। कंक्लूजन में देखिए आप लिख दीजिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला है कि देखिए क्या है कि पंचायती राज सिस्टम का सबसे बड़ा जानते क्या गोल यही है कि जानते क्या है, हम बात करते हैं पीपल फॉर डेवलपमेंट, लेकिन हमको पीपल बाय डेवलपमेंट करना है, मतलब कि हमको डेवलपमेंट में पीपल को इंक्लूड करना है। तो यही है पर्पज इस पंचायती राज सिस्टम का, तो उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एनालाइज द चैलेंजेस फेस बाय द पंचायती राज सिस्टम, फिर उसके सजेशन बताना है। तो भाई अगर कभी भी अगर पंचायती राज सिस्टम की बात हो और फिर चैलेंजेस की बात हो ना, तो इसमें 3 F याद रखना, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी। तो 3 F जो है ना, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। तो फंड आपको पता है भाई कि ब्यूरोक्रेटिक जो है ना सेंट्रलाइजेशन, तो फंड टाइम पे पहुंच नहीं पाता है, और जब फंड नहीं पहुंचेगा तो भाई पूरा काम ही रुक जाएगा, चाहे मनरेगा का हो चाहे जो ही हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा रुक जाता है लोगों का। तो आप ये लिख दीजिए। फंक्शनरी में तो भाई इलिट्स क्लास का डोमिनेशन है, अभी भी सरपंच राज सिस्टम है ना। फिर लिखिए इसका सेकंड पार्ट का एड्रेस क्या करना, मतलब इसको सजेशन बताना। तो सेकंड ARC ने बोला है कि जो 29 जो सब्जेक्ट है ना, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करो, पहली बात है, इसको इन्फोर्सेबल बना दो। हाँ, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये क्या है ना कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे फाइनेंस कमीशन ये इंडिपेंडेंट है, उसी तरह से इसको भी बनाओ, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी बनाओ। हाँ, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिए। देखिए क्या है कि मणिशंकर अय्यर कमेटी ने कहा था कि देखिए क्या है ना कि पंचायती राज सिस्टम जो है ना, पंचायती राज सिस्टम ही बना रहे, ये सरपंच राज सिस्टम नहीं बनना चाहिए, तो इसी को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर जो है ना फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि जो है ना पंचायती राज जो सिस्टम है ना और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बीच एक नया रिलेशनशिप करने की ज़रूरत है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या नया रिलेशनशिप है। कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो नया रिलेशनशिप आएगा। तो ओल्ड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि अंत का ये ड्यूअलिज्म है ना, कि एक तरफ अपना काम वो करता है, एक तरफ अपना काम वो करता है। इससे कहने कि ओवरलैप हो जाता है फंक्शनिंग में, और फिर डिले भी हो जाता है
है ना। और दूसरी चीज़ कि आज की जो सोसाइटी है ना वो कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो इसके मद्देनज़र जो है ना उन्होंने बोला है कि हमको क्या है ना कि नया रिलेशनशिप चाहिए। अब क्या चाहिए आगे बताइए। कंट्रोल से कोऑपरेशन में लाइए। वो क्या है कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करता है, उसको कन्वर्ट करो कोऑपरेशन में कि दे शुड कोऑपरेट विथ व्हाट पॉलिटिकल पर्सन्स लाइक ए सरपंच एंड ऑल। फिर सेकंड ला दीजिए इसमें कि देखिए क्या है ना कि ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है और जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ध्यान रखना, ये जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है ना इसका हेड कलेक्टर होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होगा ना इसका हेड होता है DRDA का। तो हाँ ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो यानी कहते ये दो कमेटी एग्जिस्ट कर रही है और दोनों में ओवरलैप हो जाता है। तो क्या है ना कि थोड़ा सा क्या है ना कि इसको अच्छे से डिमार्केट करने की ज़रूरत है, यही है नया रिलेशनशिप। पर यहाँ तक एक जेम्स मेनर ने कहा था कि मतलब जो है ना अगर हमको रियल में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करना है ना तो हमको दोनों को इंश्योर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। एक से काम नहीं चलेगा। हाँ चूँकि कोई भी चिड़िया जो है ना दो पंख से उड़ती है ना, एक पंख से नहीं उड़ेगी। वैसे क्या है कि हमको दोनों चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। 5वां क्वेश्चन है बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राम सभा और फिर उसके फंक्शन। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि एक तो पहले बात ये है कि जो ग्राम सभा का जो है ना जो एक तो आर्टिकल 40 जो है ना उसको रियलाइज़ किया गया है ना 243A से, जहाँ से ग्राम सभा बनाया गया। एक तो ये हो गया। सेकंड प्रियम्बल बोलता है डेमोक्रेसी की, और जो ग्राम सभा है ना वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट कि जो DPSP का जो थर्ड पार्ट है ना गांधीयन प्रिंसिपल वो भी इसी की बात करता है ना, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लोकल पीपल, कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ से भी उसको रियलाइज़ कर पा रहे हैं हम लोग। ये कहते हैं। लास्ट में आप रूसो को ला दीजिए। रूसो क्या बोलता है कि है ना पीपल आर सोवरेन, इसलिए वो जनरल बिल की बात करता है। और जो ग्राम सभा है ना वो बिल ऑफ द पीपल ही है। तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको मार्क्स मिल जाएगा। फंक्शंस वही देखिए, सोशल ऑडिट करता है, मनरेगा हो गया है ना, ग्राम पंचायत के काम को ये इम्प्लीमेंट करता है, ये सब है ना देख रेख करता है, सब वही आपको लिखना है ना। काम कम से चल रहा है ना। और दूसरी चीज़ की है ना कौन बेनिफिशियरी है स्कीम का, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इसका बेनिफिशियरी कौन है यही तय करता है, ग्राम सभा तय करता है। BR अम्बेडकर ने कहा था कि हमको क्या है ना विलेज रिपब्लिक जो है ना विलेज रिपब्लिक लाने का सबसे बेस्ट तरीका है ग्राम सभा। तो वहाँ से आप इसको लिंक रखते हैं। 6 क्वेश्चन बोल रहा है वही कि है ना कि 73 के क्या प्रोविज़न है और क्या ये जो है ना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को फुलफिल कर पा रहा है। तो बात इसमें सिंपल से यही लिखना है कि देखिए क्या है, तो आप डिवाइड कर दीजिए कि एक कंपलसरी है एक वॉलंटरी है, तो ये तो वही हो गया। सेकंड पार्ट ये बोल रहा है कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एड्रेस कर रहा है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में होगा कौन कौन से, लिख दीजिए। बीमन है या SC है या ST है। तो बीमन भाई 33% रिजर्वेशन है, बिहार तो 50% दे दिया है रिजर्वेशन। हाँ तो आप वहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे UNDP का रिपोर्ट लिख दिया है। SC ST में लिख दीजिए कि भाई आज ये लोग भी जो है ना धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, जैसे सरपंच बन रहे हैं, यहाँ तक कि MLA MP बन रहे हैं, तो इसका जो है ना इनका जो सोशल स्टेटस है ना वो इम्प्रूव हो रहा है। ये लिखिए। फिर लिखिए नहीं अभी भी कुछ कमियाँ हैं। सरपंच पति, भाई महिला तो है सरपंच लेकिन उसका पति पूरा काम कर रहा है, तो ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप लिख दीजिए रजनी कोठारी को, उन्होंने कहा था कि क्या है कि अगर रियल में हमको रियलाइज़ करना है ना तो हमको जो है ना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन को रोकना पड़ेगा। हाँ क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो अच्छी चीज़ है पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन बेकार चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस प्रोविजन ऑफ 74th। अब क्या ये फुलफिल ड्रीम है, तो जैसे 73rd का है ना वो 74th का है। डिफरेंस केवल एक है कि 73rd में ग्राम सभा की बात कही गई है और इसमें ग्राम सभा की बात नहीं कही गई है। बाकी सब सेम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, 3 टायर सिस्टम है, SC ST B1 को रिजर्वेशन है, सब सेम ही है। हाँ सेकंड पार्ट बोल रहा है क्या ये फुलफिल ड्रीम है, तो लीजिए कि यस फुलफिल भी है। कि जैसे कर्नाटका हो गया, मुंबई हो गया, ये अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड है ना एट लोकल गवर्नमेंट। फिर देखिए कि इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे बिहार का देख लीजिए, लोगों के पास वहाँ पावर ही नहीं है, करप्शन हो प्रॉपर फैला जा रहा है। तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूजन वही लिख दीजिए कि जब पंचायती राज सिस्टम में ग्राम सभा ला गया है तो यहाँ भी ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए, मोहल्ला सभा जैसा। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट क्रक्स सबका एक ही है, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेक्स्ट चेंज होता जाएगा। बस हो गया।